नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे क्यों यूपी में आंधी के बीच एक्सप्रेस वे पर उतरे लड़ाकू विमान। देखेंगे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी कौन सी मुश्किलें। एक नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को लेकर दिए ताज़ा बयान पर। जानेंगे आखिर कैसे जातिगत जनगणना से बढ़ेगी टेंशन। बात करेंगे वक्फ कानून के खिलाफ लगातार आ रही याचिकाओं की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। सीएम योगी के आदेश पर यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चला अभियान। 48,000 से अधिक वाहनों पर हुआ एक्शन। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में भारत। एयर स्पेस के बाद अब शिपिंग लाइन और डाक सेवा बंद करने की तैयारी। अयोध्या नगर निगम का बड़ा फैसला। रामपथ के 14 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर बैन। बीड़ी सिगरेट पर भी पाबंदी। पहलगाम अटैक के बाद भारत में 10 लाख साइबर हमले। पाकिस्तान समेत कई देशों से हैकिंग की कोशिश। हर हर महादेव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले बाबा केदारनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। एम्बुलेंस में तहखाना बनाकर छिपाया शराब का जखीरा। मुजफ्फरपुर में लाखों की विदेशी शराब बरामद। पश्चिम बंगाल माध्यमिक 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 2025 हुआ जारी। 7 मई को घोषित होंगे 12वीं के नतीजे। दिल्ली में 3-4 मई को जमियत उलेमाए हिंद का होगा सम्मेलन। वक्फ कानून और पहलगाम आतंकी हमले पर हो सकती है चर्चा। देश के पहले डीप सी ऑटोमेटेड बंदरगाह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अडानी बोले केरल का 30 साल का सपना हुआ पूरा। उत्तर प्रदेश में आंधी के बीच एक्सप्रेस वे पर उतरे लड़ाकू विमान। राफेल जगुआर दिखा रहे ताकत। पहली बार हाईवे पर नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। पाकिस्तान ने भारतीय गानों पर लगाई पूरी तरह से रोक। कलाकारों पर बैन के बाद लिया फैसला। पाक मंत्री बोले राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी कदम। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो किया। फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेस वे पर लैंड किया। उसे आगे बढ़ना था लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा जो शाम 7:30 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे, हालांकि नाइट शो नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेस वे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेस वे है। गंगा एक्सप्रेस वे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बता दें ये 594 किलोमीटर लंबा है जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतर गए हैं। सबसे पहले एक लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो किया। फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेस वे पर लैंड किया। उसे आगे तो बढ़ना था लेकिन हवा की गति तेज थी कि वह आगे ही नहीं बढ़ सका। बता दें कि इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और मुश्किल में डाल दिया है। भारत ने अभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है, केवल कुछ सख्त कदमों के चलते पाकिस्तान की कमर टूटने की नौबत आ गई है। जी हाँ,
सिंधु जल समझौता निलंबन, व्यापारिक प्रतिबंध और अटारी वाघा सीमा बंद करने से पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गहरा गया है। पानी और व्यापार की कमी से कृषि, उद्योग और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और सैन्य तनाव स्थिति को और बदतर करेंगे। यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है, जो 40% रोजगार और 18% जीडीपी में योगदान देती है। भारत द्वारा पानी रोकने से सिंधु प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। बता दें, पाकिस्तान की 30% बिजली जल विद्युत से आती है। गर्मियों में जब नदियों में पानी कमी होती है तो भारत ने जरा भी पानी का प्रवाह कम किया, बिजली उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार प्रभावित होंगे। कहा जा रहा है कि इससे जीडीपी विद्युत दर 2.6% से भी कम हो सकती है। पानी की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक अशांति और सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो सकते हैं। भारत ने अटारी वाघा सीमा बंद कर दी और द्विपक्षीय व्यापार रोक दिया। भारत से दवाओं, कपास और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात रोकने से पाकिस्तान में इनकी कीमतें 30 से 50% तक बढ़ सकती है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 3500 अंक से अधिक गिर चुका है और ट्रेड वैल्यू 9.05% घटकर बता दें कि 27.67 बिलियन रह चुकी है। निवेशकों का भरोसा कमजोर होने से पूंजी का बहिर्गमन बढ़ सकता है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पहले से चल रहे उग्र आंदोलन के चलते लगातार पाकिस्तानी सेना संकट में है। आर्थिक संकट बढ़ने और पानी की कमी के चलते यहां आंदोलन और उग्र हो सकता है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान न केवल आंतरिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ेगा, बल्कि पाक आर्मी को कई मोर्चों पर घेराबंदी करनी होगी। ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव के कारण सेना की जरूरत बॉर्डर पर ज्यादा होगी, यहाँ आंदोलनकारी बेअंदाज भी हो सकते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान सेना को अपना रक्षा बजट और बढ़ाना पड़ सकता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझिंजाम इंटरनेशनल डीप पावर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अलावा मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंच पर शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पहुंचनी चाहिए ये बात पहुंच भी गई होगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी समुद्री क्षमता, हमारी पोर्ट सिटी की आर्थिक गतिविधि। केरल का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज और हाईवेज और एयरवेज की इंटरकनेक्टिविटीज को भी तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्ट अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तब होता है जब बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता दी जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। पिछले एक दशक में ये दृष्टिकोण सरकार की बंदरगाह और जलमार्ग नीतियों की आधारशिला रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश के नाविकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साल 2014 में भारत में नाविकों की संख्या 1,25,000 से भी कम थी। हालांकि अब ये संख्या बढ़कर लगभग 3,25,000 हो गई है। परिणाम स्वरूप भारत वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक नाविकों वाले शीर्ष 3 देशों में शुमार है। आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है।
मोदी सरकार ने कैबिनेट से जातिगत जनगणना का मंजूरी भी दे दी है। इस तरह हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की जातियों की गणना की जाएगी। जनगणना की प्रश्नावली में धर्म के साथ साथ जाति का भी कॉलम होगा। बिहार और तेलंगाना में जाति सर्वे में हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की जातियों के आंकड़े जुटाए गए थे। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर जातिगत जनगणना होने जा रही है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जातियों की गिनती की जाएगी। जी हाँ, बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है तो उसका सियासी इफेक्ट सिर्फ हिंदू अपर कास्ट के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और कायस्थ पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि मुस्लिमों के शेख, सैयद, पठान जैसी सवर्ण जातियों पर भी पड़ेगा। इसकी बड़ी वजह है कि जातिगत जनगणना होने के बाद आरक्षण का स्वरूप बदल सकता है। मुस्लिम समुदाय की जातियां 3 प्रमुख वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में विभाजित है। उच्च वर्गीय मुसलमान को अशराफ कहा जाता है, जिसमें सैयद, शेख, तुर्क, मुगल, पठान, रांगड़, कायस्थ मुस्लिम, मुस्लिम राजपूत, त्यागी मुस्लिम आते हैं। मुसलमानों के पिछड़े वर्ग को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में भी अलग अलग जातियों की जनगणना होगी। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद मुस्लिमों में अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास जाति उभर कर सामने आई थी। हिंदू की तरह मुस्लिम ओबीसी को कोई प्रमाणिक डाटा नहीं है। मुस्लिमों की बड़ी संख्या ओबीसी यानी पसमानदा है, जो राज्य और केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया गया है। आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उसमें मुस्लिमों की गणना धर्म के आधार पर किया जाता रहा है। इसकी वजह ये भी रही कि देश में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। देश में होने वाली जातिगत जनगणना में सिर्फ जातियों की संख्या सामने नहीं आएगी बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी पता चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि मुस्लिम समुदाय कितनी जातियों में बटा हुआ है, कितनी संख्या अपर क्लास मुस्लिम की है और कितनी आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। पीएम मोदी का फोकस पसमानदा मुसलमानों के लोकभाने पर रहा, जो ओबीसी के तहत आते हैं। इस तरह से ओबीसी मुस्लिमों का प्रमाणिक आंकड़ा लोगों के सामने आएगा। हालांकि माना जाता है कि पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 80 से 85% है। ऐसे में जातिगत जनगणना से ये पता चल सकेगा कि कैसे पूरा मुस्लिम समाज पिछड़ा नहीं है बल्कि मुस्लिमों में पसमानदा वर्ग है, जो पूरे मुस्लिमों में 80 से 85% है, पर उनका विकास या उत्थान नहीं हो सका। पूरे देश में इस समय वक्फ विधेयक को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच एक तरफ इस अधिनियम का विरोध भी किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अधिनियम को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस वी विश्वनाथन की बेंच इस मुद्दे पर 5 मई को याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। बेंच ने, जिसने पहले ये साफ कर दिया था कि वह 70 से ज्यादा वादियों में से सिर्फ 5 पर सुनवाई करेगी, उसने एक बार फिर कहा कि इस मुद्दे पर कोई और नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान के वकील से कहा कि अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार है तो आप हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सकते हैं। इससे पहले 29 अप्रैल को बेंच ने अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम अब याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। अगर ऐसा किया गया तो ये संख्या बढ़ती रहेगी और इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बताते चले, बेंच ने 17 अप्रैल को सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था और इस मामले का शीर्षक दिया एनरे वक्फ अधिनियम 2025। केंद्र ने तब बेंच को आश्वासन दिया था कि वो 5 मई तक ना तो उपयोगकर्ताओं की तरफ से वक्फ सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करेगा, ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। वक्फ कानून के खिलाफ करीब 72 याचिकाएं दायर की गई। इनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, द्रविड़ मुनेत्र करगम और कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गरी और मोहम्मद जावेद शामिल थे। बेंच ने 3 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करते हुए वकीलों से कहा कि वो आपस में तय कर ले कि कौन बहस करेगा। बेंच ने कहा, हम साफ करते हैं कि अगली सुनवाई प्रारंभिक आपत्तियों और अंतरिम आदेश के लिए होगी।
वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज के साथ।